नमस्कार, आप सभी को मैं डॉक्टर शिव कुमार प्रसाद भोजपुर जिला से मैं एक शिक्षक हूँ और आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा परिचर्चा करने वाला हूँ। चर्चा परिचर्चा क्या मैं कुछ बातें अपने अनुभव का शेयर करने वाला हूँ उन परीक्षार्थियों के लिए जो इस बार अर्थात 2026 में फरवरी में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में शामिल होंगे। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा बहुत करीब है और मैट्रिक के और इंटर के जितने भी परीक्षार्थी हैं, वो काफ़ी अपना समय तैयारी में लगाए होंगे, पूरी तरह से लगे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। वह उनका यह पूरे कह सकते हैं कि 1 से लेकर के अभी तक का पूरा शैक्षणिक जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, जहाँ पर मैट्रिक के परीक्षार्थी काफ़ी मतलब कि एक्साइटेड होते हैं कि मेरा कैसा नंबर रहेगा और इसी नंबर के आधार पर आपको अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलते हैं, आप अपना भविष्य तय करते हैं। इसलिए मैट्रिक की परीक्षा तो और परीक्षा परीक्षा और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही इंटर के जो परीक्षार्थी होते हैं, वो कहीं न कहीं इंजीनियरिंग, मेडिकल और विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिशन की तैयारी भी कर रहे होते हैं, इसलिए उसके भी मार्क्स का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि जब आप किसी तरह के कॉम्पिटिशन देते हैं, तो मैट्रिक की परीक्षा था तो मैट्रिक के अंक तो महत्वपूर्ण होते ही हैं, लेकिन वर्तमान में इंटर के नंबर ज़्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि मैट्रिक पर अब कोई खास वैकेंसी नहीं रह गई है। इसलिए यह ज़रूरी है कि मैट्रिक के परीक्षार्थी भी विशेष ध्यान देंगे और इंटर के परीक्षार्थी विशेष ध्यान देंगे। तो मैं प्रतिवर्ष कोशिश करता हूँ कि जो परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे, उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स मैं उन्हें पहले ही सजेस्ट कर पाऊँ ताकि उन्हें परीक्षा में कहीं न कहीं उसका यूज़ हो जाए। मैं पहले भी वीडियो बनाता रहा हूँ हर बार, लेकिन जनवरी के अंत में इसलिए कुछ हमारे शुभचिंतकों का, मित्रों का सुझाव आया था कि आप थोड़ा पहले बनाएँ ताकि उससे परीक्षार्थी लाभान्वित हो सके। तो आज के वीडियोज़ में जो महत्वपूर्ण बातें मैं करने वाला हूँ, स्पेशली मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों के लिए, कृपया इस वीडियोज़ को ज़रूर से ज़रूर देखें और जितने भी परीक्षार्थी हैं, उन्हें ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें कुछ न कुछ हमारा जो टिप्स है, वो काम आ जाए। अ, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने यहाँ 2 टॉपिक मैंने जानबूझ कर के नोट कर लिया है ताकि कोई भी चीज़ मैं छोड़ नहीं पाऊँ। इस छोटे से वीडियो में हर चीज़ मैं आपको परामर्शित कर पाऊँ। तो देखिए 2 बातें ध्यान देनी होती है। एक होती है परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र पर कि कौन-कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और दूसरा परीक्षार्थी के रूप में जब आप पेपर का आंसर दे रहे होते हैं, उस समय किस महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानना आपके लिए अति आवश्यक है। मैं इन दोनों महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले परीक्षा केंद्र पर बहुत सी कुछ विशिष्ट बातें हैं, कुछ विशेष बातें हैं, उस पर ध्यान आकर्षण मैं करना चाहूँगा। सबसे पहले मेरा यह सुझाव होगा आप सभी को कि आप परीक्षा केंद्र पर जो भी आपका समय निर्धारित हो, एक बार अपने एडमिट कार्ड पर अवश्य देख लेंगे। जैसे मान लीजिए कि 9:30 पर जाना है, तो आप 9 बजे से पहले सेंटर पर निश्चित रूप से पहुँच जाएँगे। मतलब मैं तो कहूँगा कि साढ़े 8 बजे ही पहुँच जाएँगे। यदि मैं मान के चलता हूँ, चूँकि हर वर्ष 9:30 में पहुँचना होता है, तो 8:30 अर्थात साढ़े 8 बजे निश्चित रूप से पहुँच जाएँ, क्योंकि अ, उसमें जो गेट के अंदर एंट्री करने का जो समय निर्धारित होता है, वो आपके प्रवेश पत्र पर लिखा रहता है, उससे पहले पहुँचना अति आवश्यक है। क्योंकि ट्रैफिक में यदि फँस जाते हैं, यदि आपका 2 मिनट 5 मिनट विलंब हो जाता है, तो आपको परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि मैं भी सौभाग्य से किसी न किसी परीक्षा केंद्र पर ड्यूटी कर रहा होता हूँ। मैंने अपनी आँखों से देखा है कि 5 मिनट के चलते 20-25 परीक्षार्थियों को परीक्षा देने से वंचित किया जा चुका है। इसलिए मैंने बच्चों को रोते हुए देखा है, बिलखते हुए देखा है, उनका भविष्य खराब होते हुए देखा है। इसलिए मेरा यह निवेदन होगा, सजेशन होगा कि आप परीक्षा केंद्र पर समय से पूर्व अवश्य पहुँचे। जो समय निर्धारित होगा, अभी 2 महीना समय है, हो सकता है कि कुछ समय आगे-पीछे हो या एडमिट कार्ड पर लिखा रहता है, उसको देखें और समय से पहले पहुँचे, कोई रिस्क नहीं लेंगे। दूसरी चीज़ है कि जब आप परीक्षा केंद्र पर जाएँ तो कोई भी अवांछित चीज़ें ना ले जाएँ, क्योंकि प्रवेश पत्र में तो आपका लिखा रहेगा, ये ले जाना है, ये नहीं ले जाना है। तो जनरली हमने देखा क्या है कि बेल्ट है, घड़ी है, आपका मोबाइल है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ हैं, चाहे कैलकुलेटर हो या कह सकते हैं कि चेन है, बहुत सारी चीज़ें लोग शूज़ वगैरह भी निकाल दिया जाता है, लेकिन मैंने पिछला परीक्षा में देखा था कि शूज़ को अलाउ कर दिया गया था। पर कभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, शूज़ को नॉट अलाउड भी किया जा सकता है। अतः आप ज़रूर से ज़रूर अपने प्रवेश पत्र पर दिए गए निर्देशों का अवश्य पालन करेंगे कि क्या चीज़ें ले जानी है, क्या चीज़ें नहीं ले जानी है। लेकिन जो सामान्य तौर तरीके से जो नहीं ले जाने होते हैं,
मैंने वो बताने का प्रयास किया। इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। दूसरी चीज़ है कि चीट पुर्जा तो बिल्कुल नहीं ले जाएँ, क्योंकि पहली बात मैं बता दूँ कि आजकल प्रत्येक सेंटर पर, प्रत्येक केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे अवश्य लगाए जा रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं पकड़े जाएँगे। दूसरी चीज़ है कि यदि चीट पुर्जा पकड़े जाते हैं तो आप एक्सपेल्ड हो जाएँगे, आपको सज़ा ही मिल सकती है, आपको आर्थिक दंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपका 1 साल करियर बर्बाद भी हो सकता है। तो इसलिए मेरा सुझाव होगा कि चीट पुर्जा तो दिमाग से निकाल दें, जितना आपने पढ़ाई की है उसी के आधार पर आप परीक्षा में शामिल हों, ये आपके लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ कि जब आप सीट पर निर्धारित समय पर समय से पहले जाकर बैठ जाते हैं, उस समय सीट के आस-पास अवश्य देख लें कि कोई चीट-पुर्जा तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपको परीक्षा में डिस्टर्ब कर सके, तो इसका भी ध्यान रखें। ऐसी कुछ बातें आती हैं, तो अपने परीक्षक जो वीक्षक होते हैं आपके वर्ग कक्षा में, उनके सूचित करें, ऐसे पेपर हैं, ऐसे कागज़ हैं, ऐसी चीज़ें हैं, जो हमें डिस्टर्ब कर सकता है, तो ये बातें आप उन्हें सूचित अवश्य करें। इसके बाद जब परीक्षा आप दे रहे होते हैं तो अगल-बगल ताक-झाँक करने का प्रयास ना करें, अनावश्यक बातचीत ना करें क्योंकि वो रिकॉर्डिंग हो रहा है। वो आपके प्रिंसिपल आपको सीसीटीवी कैमरे की नज़र से अपने स्क्रीन पर बैठे-बैठे ऑफ़िस में देख रहे होते हैं। यदि आपको शायद विश्वास नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ऐसा मैं अपने आँखों से देखता हूँ हर बार, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसी गलती ना करें। आप चुपचाप सीधे तौर पर जो परीक्षा में लिख सकते हैं, अपना पेपर पर ध्यान दें और परीक्षा में माने अच्छा से लिखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद प्रवेश पत्र के निर्देशों का अवश्य पालन करेंगे और जो भी आपके पास जो प्रवेश पत्र मिलेंगे उसको निश्चित रूप से एक-एक बिंदुओं को बढ़िया से पढ़ लेंगे कि कुछ नई चीज़ें भी निर्देश के रूप में राज्य सरकार या बीएसईबी की तरफ से आती हैं, तो अवश्य देख लेंगे, उसका अक्षर से पालन करेंगे। क्या पहन के जाना है, क्या नहीं जाना है, आपको पैड ले जाने हैं, नहीं ले जाने हैं, पेन, पेंसिल क्या-क्या ले जाने हैं, क्या-क्या नहीं ले जाने हैं, ये हर बिंदुओं पर आपको पहले से ही पूरे वक़्त से तैयार होकर के जाना होगा। और दूसरी बात कि कुछ बच्चे जो होते हैं गेट के पास पहुँच जाते हैं और पहुँच कर के कहीं न कहीं इस बात का इंतज़ार करते हैं कि अंत-अंत समय तक कुछ चीट-पुर्जा मिल जाए। तो ऐसा हरकत ना करें, इसका इंतज़ार बिल्कुल नहीं करें क्योंकि आपको सीसीटीवी कैमरे की नज़र से भी देखा जा रहा है और हो सकता है कि इस इंतज़ार में आपको पुलिस पकड़ सकती है। ये हो सकता है कि इस इंतज़ार में यदि आपका समय किल हो जाता है और टाइम के अंदर गेट के अंदर नहीं प्रवेश कर पाते हैं, तो आपको वंचित किया जा सकता है। इसलिए आप सिर्फ़ एक अच्छे विद्यार्थी की तरह, एक अच्छे परीक्षार्थी की तरह समय के पहले आप गेट पर पहुँचे और सीधे अपना एडमिट कार्ड दिखाते हुए गेट के अंदर प्रवेश करें। ये आपका कर्तव्य है एक परीक्षार्थी के रूप में। अब आते हैं परीक्षा में जब लिखने बैठते हैं तो उस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे स्कोर कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे ला सकें, वैसे तो आप जितनी पढ़ाई किए हैं, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो मेरा अपना जो अनुभव है, मैंने भी एक शिक्षक के रूप में बहुत लंबे समय तक पढ़ाया है बच्चों को, गाइड किया है, इसलिए जो मेरा अनुभव है इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। मैं देना चाहूँगा कि जब आप परीक्षा में बैठ गए, तो कहीं न कहीं आपको जितने जो क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, उसको सावधानी से पढ़ना चाहिए। देखिए, पहले हम लोग को जो क्वेश्चन मिलते थे बचपन में जब हम लोग एग्ज़ाम देते थे, यदि 1 घंटा का परीक्षा था, 1 घंटा ही मिलता था, 3 घंटा का था, 3 घंटा का ही मिलता था। लेकिन बोर्ड ने गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न लिया कि नहीं 15 मिनट्स मस्ट बी गिवन टू द स्टूडेंट्स मतलब मोर। व्हाई? क्योंकि आप क्वेश्चन्स को अच्छी तरीके से पढ़ लें। कभी-कभी क्या होता है कि देखे होंगे कि क्वेश्चन कुछ लिखा है, आप आंसर कुछ लिख कर आ गए हैं और घर पर आकर माथा पकड़ते हैं कि अरे! पूछ कुछ रहा था, लिख कुछ और रही है। पूछ रहा था विशेषता हम कुछ कारण लिख बैठे या ऐसी कुछ बातें होती हैं, कुछ माइनर कुछ वर्ड्स में ऐसा कुछ होता है कि पूछ कुछ रहा है और लिख कुछ और रहे हैं। तो इसलिए प्रश्न को सावधानी से पढ़ें और उसी के लिए 15 मिनट आपको ज़्यादा दिए जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और तब लिखेंगे। दूसरी चीज़ कि हैंडराइटिंग पर भी विशेष ध्यान देंगे क्योंकि राइटिंग शोज़ योर कैरेक्टर कहते हैं, लिखा गया टैगलाइन है। जो एक तो ये है और प्लस में जो साफ-साफ लिखा हुआ कॉपी होता है ना, तो जब जो एग्ज़ामिनर होते हैं, जो क्वेश्चन देखते हैं, वाओ! कितना अच्छा लिखा है, वो ध्यान अट्रैक्ट हो जाता है और कहीं न कहीं उसको अच्छे विद्यार्थी के रूप में देखा जाता है। और ऐसा नहीं कि आपको हैंडराइटिंग ही मार्क्स दिला देगा, लेकिन हैंडराइटिंग एक फैक्टर है, जो आपको हज़ारों कॉपियों के बीच में रिकॉग्नाइज़ किया जाता है कि आप अच्छे विद्यार्थी हो सकते हैं। इसलिए पहला इंप्रेशन बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द बेस्ट इंप्रेशन, तो वो इंप्रेशन के लिए आपका राइटिंग और साफ-साफ लिखना बहुत ज़रूरी है, यह कोशिश करना। वैसे हैंडराइटिंग तो एक दिन में बनता नहीं है, ये आपकी पहले से ही एक नेचुरल क्वालिटी होता है, लेकिन आप साफ-साफ लिखने का प्रयास अवश्य करेंगे। आपकी राइटिंग जो भी हो, आपको अच्छे से राइटिंग लिखने का प्रयास करना चाहिए। ओएमआर शीट जो शुरू में मिलता है, जिस पर आपको डिटेल्स आपको भरने होते हैं, उनको सावधानी से भरना होता है, चाहे जो रंगना होता है, गोल करना होता है,
उसको सावधानी से भरेंगे। ओवर राइटिंग करने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि आपका व्हाइटनर या ओवर राइटिंग अलाउड नहीं होता है। आपके प्रवेश पत्र रद्द हो सकते हैं, आपके परीक्षार्थी के रूप में आपका जो मान्यता है रद्द किया जा सकता है। इसका सावधानी रखेंगे, इसलिए मैंने वहाँ मार्कशीट को ध्यान से पढ़ने और भरने की बातें मैंने कही, क्योंकि आप गलत भरेंगे, आप जाकर के ऑफ़िस में कहेंगे सर गलत हो गया, इसे व्हाइटनर लगा दें, तो व्हाइटनर तो हो सकता है वो लगा देंगे, लेकिन आप परीक्षा में आप अमान्य भी घोषित हो सकते हैं। इसलिए इसका सावधानी रखेंगे कि हम गलत-वलत नहीं भरें। अब आते हैं जब आपको आंसर मिलता है, क्वेश्चन मिलता है उसमें दीर्घोत्तरीय जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो रिटन वाला जो होता है ओएमआर शीट के बाद जो ऑब्जेक्टिव का, तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं अ, ऑब्जेक्टिव होते हैं, आपका लघुत्तरीय होते हैं, दीर्घोत्तरीय होते हैं। यह 3 प्रकार का 3 तरह का आपका क्वेश्चन्स होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स को पहले सॉल्व करना होता है, 1 घंटा के अंदर। तो उसमें आपको सावधानी की क्या ज़रूरत है कि कभी क्वेश्चन 80 पूछते हैं, कभी 100 पूछते हैं। तो मान लीजिए कि उसमें 50% आपको स्कोर करने होते हैं। मतलब कि 50% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। सॉरी, ये नहीं कि हम 80 क्वेश्चन आए तो 80 कर दें, ऐसा नहीं करना होता है। ये नहीं कि 80 कर देंगे तो उसमें जो है ना होगा। ये थोड़ा सावधानी रखेंगे क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि 1 से लेकर ही अटेम्प्ट करने हैं, आपको शुरू से देखते जाना है और 80 40 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिया, वहीं स्टॉप कर देना है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपने पहला क्वेश्चन देखा, दूसरा क्वेश्चन देखा, तीसरा क्वेश्चन देखा, आपको 2-3 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ जाएँ और एक मार्क देकर, बिंदी देकर के किसी तरह से आपने क्या किया कि जो पहले आपको सही आंसर एग्ज़ैक्टली पता है, उसको पहले कर लें, फिर तेज़ी से काउंट कर लें। आपने सपोज़ कीजिए कि आपने 30 क्वेश्चन कर लिया है, अब 10 क्वेश्चन आपको और करने हैं, तो मैं ये कहूँगा कि 10 क्वेश्चन के लिए आपको बाकी 50 क्वेश्चन देखने पड़ सकते हैं, इसलिए एक डिनोशन कर दीजिए उस पर से लाइन टाइप का कुछ भी ऐसा चीज़ कि मुझे कन्फ्यूजिंग है। तो उस कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन को 10-15 जो छोड़ के रखे हैं, उसको देखें। इससे आपका टाइम सेविंग हो जाएगा और 40 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। आपको 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, ऐसा नहीं कि 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो जो ह जहाँ पे आप 80 तक, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ 40 तक या 50 तक ही, मतलब 1 टू 80 क्वेश्चन्स दिए हुए हैं, तो 1 से 80 के बीच में कोई भी 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। कोशिश करना है कि जो होता क्या है कि कुछ बच्चे जो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन पहले ही रख देते हैं। और बाद में पता चलता है कि जब 70 के ऊपर गए, अरे! ये सब तो हमको आ रहा था। तो फिर आप थोड़ा-सा नर्वस हो जाएँगे। इसलिए जो सबसे पहले एग्ज़ैक्टली आता है, पहले उसको सॉल्व करें और कोशिश करें कि 1 से 80 के बीच में जो 40 क्वेश्चन आपको कन्फर्म आते हैं, उसको अटेम्प्ट करने होते हैं। इसके बाद जब लघुत्तरीय प्रश्न लिखें, जैसे लघुत्तरीय तो लघुत्तरीय जो होते हैं 3 या 4 देते हैं, उसमें कहते हैं कि 2 क्वेश्चन का उत्तर दें। या देखे होंगे दीर्घोत्तरीय में कि 3 या 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसका 1 का उत्तर लिखना होता है। प्रत्येक विषय में। तो इसे करने क्या है आपको कि जो लघुत्तरीय प्रश्न है उसमें आप 2 तथ्यात्मक चीज़ लिख देते हैं 2 सेंटेंस में और एक शुरू में 1 लाइन इंट्रो के रूप में, तो आपका 2 में 2 नंबर मिल सकता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि तथ्यात्मक चीज़ों को, जानकारी को आप कॉपी पर अभी से ही कलेक्ट करें हर चैप्टर वाइज़। इससे क्या होगा कि उसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हो जाएगा और साथ में लघुत्तरीय प्रश्न भी उससे काम आ जाते हैं। ये हमारा टिप्स है, इसको ध्यान रखेंगे। तथ्यात्मक जो चीज़ें होती हैं, अब जो एक फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, वो आपको ज़्यादा स्कोर कराते हैं। बनावटी बात लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा नंबर नहीं मिलता है। ऐसे करके सही करके या तो आपको राइटिंग अच्छा है, कुछ बातें मिलते-जुलते हैं, तो हाफ नंबर 1 नंबर मिल जाते हैं 2-3 में। लेकिन एग्ज़ैक्ट आपको 2 में 2 चाहिए, 3 में 3 चाहिए, तो तथ्यात्मक चीज़ है। तो मैं सुझाव दूँगा कि आप एरो दे करके भी, चाहे लाइन दे करके भी 3 या 2 या 3 लाइन में जो फैक्चुअल बातें हैं लिख देते हैं सही-सही, आपको मतलब पूरा का पूरा नंबर मिल सकता है। जब दीर्घोत्तरीय प्रश्न अटेम्प्ट करें तो उसको 3 भागों में मिनिमम बाँट लें। शुरू में बाँट लें एक इंट्रो के रूप में, बीच में जो बॉडी, बॉडी मतलब जो मेन बातें हैं, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसके बाद लास्ट में कन्क्लूज़ करें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार ये चीज़ें जो है, इस तरह होती हैं। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आपको नंबर अच्छा मिल सकता है। दूसरी चीज़ है कि यदि जिस क्वेश्चन में आपको पॉइंट्स या डेटा, डायग्राम, फिगर ये सब चीज़ें मैप वगैरह जब रहते हैं, तो उस क्वेश्चन को आप अच्छा से अटेम्प्ट करें और कोशिश करें कि उसमें डायग्राम, डेटा, फिगर अवश्य डालें। मैप वगैरह यदि डाल सकते हैं, तो ज़रूर तैयार करें। उसमें आपको स्कोर फुल में फुल मिलता है और जो एग्ज़ामिनर होते हैं, उनका ध्यान जाता है कि अच्छा विद्यार्थी है, उसको उस रूप में देखा जाता है, तो आपके स्कोर अच्छा हो सकते हैं। और साथ ही उसमें कुछ देखे होंगे कि कुछ ऐसे कुछ लाइन्स होते हैं, कि जो इम्पोर्टेंट लाइन्स होते हैं, उसको इम्पोर्टेंट कॉमा डाल सकते हैं, बॉक्स में डाल सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई राइटर का नेम है या कोई साइंटिस्ट का नाम है, कोई फ़ॉर्मूलाज़ है या कोई ऐसा कुछ डेटा है, तो उसको अंडरलाइन पेंसिल से कर सकते हैं या पेन से कर सकते हैं, जिस पेन से आप लिख रहे हैं। मतलब कि हाइलाइट करते हैं आप। तो इससे क्या होता है कि एक तेज़ विद्यार्थी का ये जो एक लक्षण है
एग्जामिनर सोचते हैं कि नहीं, वो एक परीक्षार्थी जो है वो हाइलाइट करना चाहता है कि ये जानकारी है, एकदम बिल्कुल सत्य है, ये सही चीज़ें हैं। मतलब कि दिखाने की वो टेक्निक होता है ये स्कोर करने की, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो इसका ध्यान रखेंगे और परीक्षा में साफ-साफ लिखेंगे ताकि परीक्षार्थी को देख के मन खुश हो जाए, वाह! कितना अच्छा लिखा हुआ है विद्यार्थी। तो यस, इस बात का ज़रूर ध्यान देंगे। और एक बात और कहना चाहूँगा कि जब परीक्षा में जो कॉपी मिलता है, बहुत सारे बच्चे लुईठा मार देते हैं, 3 फोल्ड 4 फोल्ड कर देते हैं, ऐसा गलती ना करें। आप क्या करें, मेरे सुझाव से कि एक पेंसिल घर से ले जाएँ या पेंसिल नहीं तो पेन भी रखें और स्केल ले लें बड़ा में। तो कभी-कभी क्या होता है कि जैसे मैंने एक फिगर बनाया है, कॉपी में है तो हो सकता है कि आपको लाइन खींच कर मिले। लाइन खींच कर ही मिलता है जनरली, यदि नहीं है तब आपको पेंसिल से या पेन से स्केल रख कर के लाइन खींच देना चाहिए, शुरू में ही खींच दीजिए। ताकि इससे क्या होगा कि आपको लिखने में कहाँ से लिखना है आपको पूरी तरह से दिखाई देगा। और मान लीजिए एक लाइन दिया हुआ है जहाँ आप दिए हैं तो इसके अंदर में ही आप क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं। जैसे ये भी एक दिक्कत होता है कि इसमें क्वेश्चन लिखें कि आंसर लिखें। जैसे मान लीजिए कि 5 को आंसर लिखना है, तो आप ANS.5 करके आप लिख सकते हैं। रोमन नंबर रहता है 1, 2, 3, 4, 5, तो उसको हम बाहर में भी लिख सकते हैं, अंदर में भी लिख सकते हैं। तो इससे अट्रैक्शन लगता है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हैं, तो कोशिश करें, मान लीजिए कि आपका पेज है, ये लाइन खींचा हुआ है, तो आप एक वर्ड छोड़ के लिखें, यहाँ से लिखना शुरू करें, ऐसे। जैसे जहाँ भी आपका इसको पैराग्राफ खत्म, फिर यहाँ से जस्ट इसके जहाँ शुरू किए थे उसके ठीक यहाँ नीचे से लिखना शुरू करें। तो ये पैराग्राफ चेंज करने का और लिखने का एक तरीका होता है। तो इस तरह से लिखेंगे तो आपको एक अच्छे स्टूडेंट्स के रूप में माना जाता है और एग्जामिनर का ध्यान अट्रैक्ट होता है कि आप बहुत बेहतर विद्यार्थी हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं, आपको ओवरऑल जितना अच्छे से पढ़ाई किए हैं उसका जो इम्पैक्ट होता है वहाँ ज़रूर होता है। आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा जो बच्चे पढ़ाई किए रहते हैं, जैसे ही गेट पर जाते हैं ना, लगता है कि अरे एकदम भूल गए, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं बता रहा हूँ अपना अनुभव कि जैसे आप परीक्षा हॉल में अपने सीट पर बैठ जाएँगे, थोड़ा-सा धक-धक रहेगा कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन आएगा, लेकिन जब क्वेश्चन मिल जाता है, यदि आपने अच्छे से पढ़ाई किया है, तो मैं 100% एश्योर हूँ कि आप एकदम फ़ील गुड करेंगे और इतना अच्छा से लिखेंगे, कॉन्फिडेंट के साथ लिखिए कि जो होगा, होगा, मेरे जैसा यहाँ कोई नहीं है, मैं टॉप करके दिखाऊँगा। इस विश्वास के साथ आप लिखने बैठें, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है अच्छे स्कोर करने से। तो ये सभी चीज़ें जो टिप्स है अच्छे विद्यार्थियों के लिए, सभी के लिए है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो मेरे सुझाव हैं, आप इसका ध्यान रखेंगे और उसका पालन करेंगे। और मैं अंत में एक और बात कहना चाहूँगा, परीक्षा 2 ढाई महीना बचे हुए हैं, अब बहुत ज़्यादा नया चीज़ पढ़ने का ध्यान मत रखें। पढ़ लें, अभी समय है दिसंबर तक, मतलब कि, लेकिन जनवरी में आपको नई चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीजन करेंगे। आप उसको टाइमिंग बाँट लेंगे और एक मैं सुझाव दूँगा कि प्रतिदिन प्रत्येक विषय को पढ़ें। ऐसा नहीं कि आज मैं 2 दिन हिंदी पढ़ लेता हूँ, 2 दिन अंग्रेजी, ये गलत तरीका है। एक रूटीन सेट करें, दिन भर घर पर बैठ के पढ़ाई करें। आप उसको कोशिश करें कि जो मेरा 5 विषय है, पाँचों विषय में प्रत्येक में 2-2 घंटा, कम से कम 10 घंटा समय दूँ, या जो भी आप समय दे सकते हैं, कुछ 3 घंटा दे सकते हैं, ढाई घंटा दे सकते हैं, डेढ़ घंटा दे सकते हो, आपकी व्यवस्था पर निर्भर करता है। लेकिन प्रत्येक विषय को समय देंगे आप और तब आपको लगेगा कि मेरा सब कुछ एकदम स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन करें, दीर्घोत्तरीय को ठीक से पढ़ें और प्रत्येक पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखें कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं अपने तरीके से लिख सकता हूँ। ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, दीर्घोत्तरीय तो रटना ही नहीं चाहिए। सिर्फ़ पॉइंट्स और तथ्यात्मक चीज़ें ध्यान में रखें, बाकी अपने पर भरोसा रखें, अपने राइटिंग पर भरोसा रखें कि हमने जो अभी तक पढ़ाई की है उसको अपने तरीके से एग्ज़ामिनेशन में, पेपर में साफ-साफ, शुद्ध-शुद्ध मैं लिखने का प्रयास करूँगा। ह्रस्वी का, दीर्घ का, जो भी पंक्चुएशन है, कॉमा है, फुल स्टॉप है, नोट ऑफ इंटरोगेशन, एक्सक्लेमेशन है, कहाँ पर क्या देना है, इस चीज़ों को भी अभी से ही रिवीजन कर लेंगे। प्रतिदिन एक नोट्स लिखने का प्रयास करें। ये नहीं कि कुछ बच्चे लेटे-लेटे पढ़ते रहते हैं। उस आप बैठ कर के पढ़ें, हाथ में पेन और कॉपी लेकर बैठें और रोज़ कुछ न कुछ लिखें। हाथ तो इतना चलना चाहिए कि एकदम नाचे, लगे कि उँगली नाच रहा है मेरा, एकदम इतना लिख रहे हैं, पट, 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 आपका स्पीड मेंटेन रहेगा, अभी से ही एग्ज़ाम में भी काम आ जाएगा। तो इसलिए, और लिख कर के पढ़ने से क्या होता है कि वो याद रहता है। आपकी कॉपी पर हर बात लिखी हुई एग्ज़ामिनेशन में याद आ जाएगा। तो इसका भी ध्यान रखेंगे। इस थोड़ी-सी संक्षिप्त जानकारी है मेरी तरफ से। आप वीडियोज़ को 1 बार 2 बार ज़रूर से देख लेंगे और भी विद्यार्थियों में शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थी इससे लाभान्वित हो सके। और भी कुछ विशेष चीज़ें यदि परीक्षा में गाइडलाइन के रूप में आती है, मैं देखूँगा, जब नए कुछ निर्देश आएँगे तो फिर से मैं साझा करने का प्रयास करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको इस छोटे से वीडियो देखने के लिए। आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएँ। आप परीक्षा में अच्छा स्कोर करें। हम मेरे तरफ से, हम सभी शिक्षकों की तरफ से आपको बहुत-बहुत वेल विश है। थैंक यू।